पिछली क्लास में बच्चों हमने सारे के सारे बेसिक टर्म्स कर लिए थे। ठीक है, तो सबने पढ़ लिए सारे बेसिक टर्म्स। यस सर। क्लियर है सब? यस सर। ठीक है, यस सर। एक बार और गो थ्रू कर लो फटाफट, 3-4 मिनट ले लो। लाइंस, स्ट्रेट लाइन या लाइंस, लाइन सेगमेंट, रे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। ठीक है, ऑल आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल ए बी। कोई अब उसके हेड पे कोई भी सिंबल लगाने की अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और लाइंस आल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स एल एम एन और पी। ठीक, तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? इफ 3 or more points lie on a same line, यानी एक स्ट्रेट पाथ पे आते हो, देन दीज पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट, if 3 points not lie on a same straight line, then these points are known as non-collinear points. Angles क्या है? Two ray with same initial point या same starting point या same, हाँ ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल सारे पढ़ चुके हो आप लोग। पिछली क्लास में हमने इसी पर एंड कर दिया था। सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने के बाद सप्लीमेंट्री एंगल तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब देखो आगे, अब कुछ आपको प्रूफ समझने होंगे। मतलब ज्योमेट्री अब आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट है। जो 8th क्लास में बच्चों पढ़ा उससे अलग है। इसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, हमें बार बार क्वेश्चंस को लिखना होता है और देखना होता है कि रिप्रेजेंटेशन कैसी है। अगर आप अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल नया होगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है, बट फिलहाल फर्स्ट टाइम करोगे आप जो चीज बिल्कुल अलग है, क्योंकि 9th जितने अब तक आपने पढ़ाई की है, 9th में एक चेंज आता है बहुत बड़ा, और उसके बाद जब 9th और 10th पढ़ लोगे तो 11th में एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो एक साल ये मेहनत करनी पड़ती है नई चीज सीखने के लिए। तो अब हम आ रहे हैं बच्चों बेसिक डेफिनेशन सारी कंप्लीट करने के बाद पेज नंबर 93 पर आओ। पेज नंबर 93। ठीक है, आगे सभी। अच्छा, इसमें एक टर्म और है, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक बेसिक टर्म ये भी कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा बच्चों, वीक में पहले भी बात कर चुका हूं मैं, वीक में एक क्लास की अरेंजमेंट कभी कभार अपनी चेंज हो सकती है, तो वो हमेशा संडे क्लास हुआ करेगी अगर चेंज हुई है तो। ठीक है, तो उसका मैसेज मैं आप लोगों को डाल दूंगा। बाकी वेडनेसडे की जो क्लास है आपकी, ज्यादातर वेडनेसडे को ही वो चेंज है। वेडनेसडे को वही 5:30 to 6:30 होगी। अगर कोई चेंज होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, अगर मान लो कैंसिल। रुद्र आपकी वॉइस जो है ब्रेक हो रही बेटा। हाँ जी, आप टेक्स्ट कर सकते हो। सर हर वेडनेसडे की टाइमिंग 5:30 to 6:30 होगी। अभी वेडनेसडे 1-2 महीने के लिए। ठीक है, ओके सर 5 to 6 नहीं हो? 5 to 6 5:30 to 6:30 मैंने कहा ना। वैसे तो 5:30 to 6:30 वेडनेसडे का टाइमिंग है, बाकी तो 5 to 6 है अपना टाइमिंग जो रेगुलर होता है। वेडनेसडे को बस एक प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरी एक मीटिंग होती है तो वो लगभग 5:30 बजे तक चल जाती है, तो 5:30 to 6:30 होगा टाइमिंग आपका। और अगर उसमें कोई चेंज होता है, बाई चांस क्लास कैंसिल होती है वेडनेसडे वाली, तो अपनी वो संडे अरेंज होगी। क्लियर है सबको बात? यस। ठीक है ना, ये यस सर। वेडनेसडे को ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब मैं आ रहा हूं बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस।
intersecting lines. Intersecting lines क्या है? When two or more lines passes through the same point. ये देखो, if two or more line passes through the same point, इस लाइन का नाम हम रख लेते हैं L और इस लाइन का नाम रख लेते हैं हम L और M, इन दोनों का एक ही पासिंग पॉइंट है, वो है P। सेम पॉइंट से पास कर रही, तो इनको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि भाई ये इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है एक दूसरे को, ठीक है। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हैं? सर जो एक दूसरे का पैरेलल। Sir, parallel. Very good. All the parallel lines are known as non-intersecting lines. Suppose ये लाइन L है और ये लाइन M है, ठीक है। Where line L parallel to M. All the parallel lines are known as non-intersecting line. और एक बात, अगर दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर लाइन के बीच में हमेशा सेम हो हर पॉइंट पर, तो वो सारी लाइंस होती हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर ऑलवेज कांस्टेंट, देन लाइंस आर नोन एज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, क्लियर हुई बात? L पैरेलल टू M। ओके, नेक्स्ट। अब आ जाओ पेज नंबर 93, एक्सियोम्स। एक वर्ड आप देख रहे हो, एक्सियोम्स 6.1। एक्सियोम्स का क्या मीनिंग है? एक्सियोम्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ विच कैन नॉट बी प्रूव्ड। एक्सियोम्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो प्रूव नहीं किए जा सकते, जो हमें। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन वाला एक बार बता दो। ऑल पैरेलल लाइंस आर नोन एज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब वो कभी नहीं काटेंगे इंफिनिटी तक। आप दोनों को बढ़ाते रहो, कभी नहीं काट सकती, ठीक है। और जो लाइन या तो इंटरसेक्ट कर रही है, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो उनको अगर हम एक्सटेंड करें तो आगे जाकर के किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं, तो उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और दूसरा, पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है हर पॉइंट पे, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, नहीं चेंज होता है। जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दो लाइन के बीच में रखो, और जितनी लाइन बढ़ाते जाओ हमेशा डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का ही रहे, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा 90 डिग्री का ही डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो वो अगर कांस्टेंट रहता है तो लाइनें नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। तो मैंने परपेंडिकुलर का साइन बना दिए। ओके, 2 मिनट रुक जाते हैं, शायद उसका इंटरनेट गड़बड़ हो रहा है दीपांशु का। ठीक है बच्चों, अच्छा चलो अभी देखते हैं कब ज्वाइन कर पाते हैं। एक्सियोम्स पर आते हैं, एक्सियोम्स 6.1। एक्सियोम्स 6.1, तो एक्सियोम्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ विच कैन नॉट बी प्रूव्ड। यूनिवर्सल, हाँ जी। वहाँ पे 6.1 क्या मतलब है? 6.1 सिक्स्थ चैप्टर की फर्स्ट एक्सियोम्स, फर्स्ट एक्सियोम 6.1 का ये मतलब है, ठीक है। और ये यूनिवर्सल नंबर नहीं है, मतलब अगर आपको कुछ लिखना हो तो आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी इस एक्सियोम की, ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा कि एक्सियोम 6.1। वो तो ये 6th चैप्टर में है, इसलिए इसको ऐसे सिंबल दे दिया गया कि 6.1, ठीक है, जिससे आप काउंट कर सको कि इस चैप्टर में टोटल एक्सियोम्स कितनी है, टोटल थ्योरम्स कितनी है, तो इसलिए ऐसे नंबरिंग दी जाती है, ठीक है। तो एक्सियोम्स क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ विच कैन नॉट बी प्रूव्ड, ठीक है।
अब जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लें, सन इज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम देखते आ रहे हैं ऐसा ही होता है, तो इसलिए आप इसको प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, समझ गए, तो इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन जो एक्सियोम्स होती हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट के लिए नहीं होती, वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स करने के लिए होती है, ठीक है। ज्यादातर एक्सियोम्स ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट के लिए होती हैं, जो ज्योमेट्री में यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनके लिए एक्सियोम्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एक्सियोम 6.1 क्या कहती है? देखो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, इफ अ रे stand on a line ठीक है, then the sum of two adjacent angle so formed is 180 degree। क्या कह रहा है? इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, ये अपने पास कोई भी एक लाइन हो गई, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया एल, ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग चलो, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, लाइन एल हो गई, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एक रे किसी भी लाइन पर स्टैंड कर गई, सपोज ये रे अपने पास हो गई एम, ये रे का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एक फिक्स पॉइंट हो गया। इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, ठीक है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, अब जरा ध्यान देना बेटे, वो दो एडजेसेंट एंगल बने कौन से? एक एडजेसेंट एंगल ये बना और एक एडजेसेंट एंगल ये बना, और ये एंगल है कौन से? याद है? लीनियर पेयर, है ना। तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं, रे कहीं पर भी स्टैंड कर जाए, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। और एडजेसेंट क्यों? एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? एंगल्स विद सेम वर्टेक्स। देखो मैं अब नेमिंग कर रहा हूं बच्चों, ये आ गया आपके पास P and the common ray. R और ये मैंने S ले लिया, सही है। तो एंगल पी क्यू एस और एंगल आर क्यू एस, इन दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, यानी क्यू, ठीक है। दोनों में एक आर्म कॉमन है, कौन सी है? एस क्यू, और जो अनकॉमन आर्म है वो एस क्यू के अपोजिट में है, देखो क्यू आर और पी क्यू, देयरफॉर ये दोनों एंगल कौन से हुए? एडजेसेंट एंगल हुए। तो वही ये कह रहा है, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ इसको नंबर दे रहा हूँ 1 और 2। ये मैं बार बार नंबर के सिंबल्स बदलूंगा, जो कि तुम लोग सीख सको कि नंबर को कितने तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, या सॉरी एंगल को कितने तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर इसको आपने नाम दे दिया एंगल 1 और एंगल 2, इसका क्या मतलब है कि जो एंगल आर क्यू एस है उसको आप सिंबल दे रहे हो एंगल 1, ये एक ही बात है। देखो वहां 1 लिखना है, वहां ऐसे मत लिखना, ठीक है, वहां आप 1 ही लिखो। तो हमने वहां 1 लिखा, बट यहां कैसे प्रेजेंट कर रहा हूं? एंगल 1, और एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और कभी ऐसे गलती से मत कर देना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये ध्यान रखना है सबको। अब ये नंबर नहीं रह गए 1 और 2, ये एंगल के सिंबल हो गए। तो एंगल एक तरीके से वेरिएबल, एक तरीके से वेरिएबल, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि 1 + 2 करके आप लिख दो उसे 3, तो ये रॉन्ग है, ध्यान रहेगा, ठीक है।
तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि हम कभी नंबर यूज करेंगे, कभी वेरिएबल यूज करेंगे, कभी डायरेक्ट नेमिंग यूज करेंगे, जो कि हर तरीके से आपको समझ में आए बात। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या कहा था इसने? इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, if a ray stand on a line then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आओ बच्चों एक्सियम 6.2। अब मैं एक्सियम 6.2 की बात कर रहा हूं। एक्सियम 6.2 क्या है? सर हम इसे थ्योरम भी कह सकते हैं। क्या चीज हिमांशी? सर हम इसे थ्योरम भी कह सकते हैं। इसे थ्योरम नहीं कह सकते क्योंकि इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आपको एक स्टेटमेंट है जो याद रखनी है। थ्योरम जो होती है, थ्योरम आर द यूनिवर्सल ट्रूथ विच कैन बी प्रूव्ड। थ्योरम क्या होती है? यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जिनको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन एक्सियोम्स को हमें सिर्फ मानना होगा, उसको हम प्रूव नहीं कर। तो हमें ये बात माननी होगी। ठीक है, बात क्लियर? यस सर। अब बढ़ते हैं आगे। एक्सियोम 6.2 क्या कहती है? एक्सियोम 6.2 इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, इफ सम ऑफ, दीपांशु क्या दिक्कत हो रही है? सर पता नहीं अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर कनेक्ट होने में इतना टाइम लग गया। जैसे इंटरनेट वीक है क्या? वाईफाई चल नहीं रहा सर आज। अच्छा, एक बार ऑन ऑफ कर लिया करो। वाईफाई है? यस सर वाईफाई है। हाँ, तो वाईफाई को ऑन ऑफ कर लिया करो। नहीं कर रहा था सर अभी। अभी किया था ऑन ऑफ? हाँ, ये हमेशा लगभग हफ्ते में एक बार ऑन ऑफ जरूर कर दिया करो सभी अपने वाईफाई को, क्योंकि तो कनेक्टिविटी छोड़ने लगता है। ठीक है, रिफ्रेश हो जाता है वो। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स is 180 degree, then non-common arms of the angles form a line। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। जो आपने एक्सियोम अभी पढ़ी है उसी का ये कन्वर्स है। क्या कह रहे हैं? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो, ठीक है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी एंगल की, वो लाइन बनाएंगे। कैसे? देखो अब समझाता हूं इस बात को। हमने कोई भी दो एडजेसेंट एंगल बनाए, देखना भी। ये आपने दो एडजेसेंट एंगल बना लिए। देखते जाओ अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, ये एक एडजेसेंट एंगल हो गया और एक ये हो गया, ये 1 ले लेते हैं और ये 2 लेते हैं। कह रहा अगर इनका टोटल, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, क्या अभी ये 180 के चांस है? ठीक है, अब जरा नेमिंग देख लो। ये हो गया अपने पास O, P, Q और R। एडजेसेंट एंगल में कॉमन आर्म हुई, एडजेसेंट एंगल में कॉमन आर्म कौन सी हुई? OQ। ये देखो, ठीक है। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म कौन सी हो गई? OP और OR। ठीक है,
आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। ठीक है, ईशान कहाँ हो भाई, इतनी लेट क्यों ज्वाइन किया? सर वो मैंने अभी मैसेज देखा सर। तो पहले भी तो बताया था, मैसेज पहले भी किया था, ध्यान रहना चाहिए ना। तो देखो क्या ये लाइन यहां रह पाएगी? अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये लाइन नहीं हो सकती, ये और नीचे आएगी। ये कहां आ जाएगी? वो लाइन यहां आ जाएगी, ये देखो, ये कह रहा है। देन नॉन कॉमन आर्म्स जैसे ओपी और ओआर, उसकी फाइनल पोजीशन ये होनी चाहिए, ये पी हो गया और ये सॉरी ये आर हो गया। तो पी ओ आर इज अ लाइन, तो पी ओ आर क्या बनाएगी? एक लाइन बनाएगी। उल्टा हो गया, कह रहा है अगर किसी भी लाइन पर एक रे स्टैंड करती है और दो एडजेसेंट एंगल जो बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हुआ तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है एडजेसेंट एंगल की, वो एक स्ट्रेट लाइन पर होंगी, फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अगर दो अब एक सिंपल सी बात समझ लो, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 तो वो एक स्ट्रेट लाइन पर है, और अगर एक स्ट्रेट लाइन पर है तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है, फटाफट देखो, अभी हमने ये दो एक्सियोम्स पढ़ी हैं, सभी पढ़ो। और बहुत शॉर्टकट में मैंने बोल दिया कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो स्ट्रेट लाइन पर एंगल होंगे, और अगर स्ट्रेट लाइन पर दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, एक रे बना रही है, तो उनका सम 180 डिग्री होगा। कितने लोगों को ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए? हैंड रेज करो। अरे नॉन कॉमन आर्म मतलब क्या है? नॉन कॉमन आर्म का मतलब बेटे, एडजेसेंट एंगल अगर आपके पास है पी ओ क्यू, आर ओ क्यू, तो कॉमन का क्या मतलब है? जो दोनों एंगल में सेम आती हो, तो दोनों एंगल में सेम कौन सी आ रही है? ओ क्यू। ठीक है दीपांशु, यस सर। दोनों में आ रही है ना, तो ये कॉमन आर्म हो गई। तो नॉन कॉमन कौन सी हो गई? जो दोनों में अलग हो, यानी ओपी और ओआर, ये नॉन कॉमन आर्म हो गई। ओके। क्लियर? दिक्कत? यस सर। ठीक है, तो ये खत्म हो गई बच्चों, दो एक्सियोम्स आपके पास खत्म हुई, और ये दोनों एक्सियोम्स क्या रहेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ रहेंगे, व्हिच कैन नॉट बी प्रूव्ड। अब बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ, थ्योरम 6.1। अब किस पे आ गए हम? थ्योरम। थ्योरम और एक्सियोम्स में क्या डिफरेंस है? दोनों ही यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, लेकिन थ्योरम प्रूफ की जा सकती है, बट एक्सियोम्स को आप प्रूफ नहीं कर सकते, उसको मानना पड़ेगा आपको कि हाँ ये बात सही होती है। ठीक है, तो अब मैं आ रहा हूं बच्चों, सर हम एक्सियम्स को प्रूफ क्यों नहीं कर सकते? वो तो बनाई गई है स्टेटमेंट, वही तो मैंने कहा। आप कैसे प्रूफ करोगे कि सन इज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट? क्या रिजल्ट है आपके पास? ये कहोगे ना बरसों से देखते आ रहे हैं तो भाई वो ईस्ट से ही आता है, कोई इसका प्रूफ है आपके पास? है ना? तो ये कैटेगराइज हो जाता है, तो जब कैटेगरी बना दी गई तो एग्जाम मान के चलो। सर तो फिर जिसने भी ये बनाई है एग्जाम, सर उसके पास क्या प्रूफ था कि यही होगा? क्या? तो उससे काम काम हो रहा है ना, समझ में आ रही है बातें, तो इसलिए बात माननी है आपको। अच्छा चलो एक बात मानते हैं कि भाई आपका नाम हिमांशी है, क्या प्रूफ है कि आपका नाम हिमांशी है? बताओ। तो भाई जिसने नाम रखा उसको अच्छा लगा, उसने रख दिया नाम, उसका नाम हिमांशी रख देते हैं, मेरा नाम अरुण रख दिया, तो हम इस आइडेंटिटी से जाने जाने लगे, है ना, कि भाई ये इस आदमी की आइडेंटिटी है। फिर गवर्नमेंट आधार कार्ड बना देगी, इलेक्शन आईडी बना देगी, क्या प्रूफ है कि ये बंदा 18 प्लस है? क्या प्रूफ है इसका? प्रूफ क्या हुआ? हमारे आईडी प्रूफ बनने लग गए, हाँ जी अब ये 18 प्लस है, या नहीं? समझ गए? ठीक, तो इस तरीके से जब कोई किसी चीज को बनाता है तो उस चीज को पहले ये देखा जाता है कि भाई इसको कोई एक आइडेंटिटी पहले देनी पड़ेगी। ठीक है, अब इंग्लिश अल्फाबेट का पहला लेटर ए है, अगर वो लिख देता पहला लेटर जेड और लास्ट लेटर ए, तो आज हम वो पढ़ रहे होते, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर बाकी सारी चीजें डेवलप की जाती है ना, एबीसीडी जो पढ़ते हैं।
तो ये जब किसी चीज को बनाया जाता है तो एक आइडेंटिटी बनाता है कि इस तरीके से इसको ये नाम देंगे, इसको ये नाम देंगे, इसको ये नाम देंगे। ऐसे केमिस्ट्री में टेबल पढ़ते हो ना सारे, उसमें भी तो सबको सिंबल दिए गए, तो सिंबल याद करने पड़ते हैं ना कि इसका ये सिंबल है, इसका ये नाम है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। तो ये जो बनाएगा तो वो नाम देगा, अब उसके पीछे उसने क्या लॉजिक लगाया वो कोई नहीं जानता, ठीक है। तो उसको आपको पढ़ना है और आगे उसको यूज करना है, इसलिए, ठीक है। अब लीनियर पेयर को लीनियर पेयर ही क्यों बोला गया, उसको एक्यूट एंगल ही क्यों बोला गया, तो ये सब कोई प्रूफ नहीं है, हमें याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि ये बना दिए गए हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया में अब ये सिंबल्स चल रहे हैं, ओके, ठीक। अच्छा, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसको प्रूव कर सकते हो जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों बराबर होते हैं, तो रीजन है। क्यों रीजन है, क्योंकि सबसे पहले कुछ बातें हमें बता दी गई हैं कि अगर एक रे लाइन पर स्टैंड करे, मतलब अब एक्सियोम को यूज करके थ्योरम को प्रूव करना है। अब एक्सियोम ही ना होती तो थ्योरम कैसे प्रूफ होती, अब एक्सियोम कहां से आई, तो उसके लिए अपने पास कोई प्रूफ नहीं है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मानना है आपको कि भाई ये ऐसा होता है, ठीक है। देखिए अब आओ थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 क्या कहता है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, ठीक है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन vertically opposite angles are equal। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। अब तुम लोगों को थ्योरम में ये पकड़ना है कि हमें क्वेश्चन में क्या बात गिवन है और क्या बात प्रूफ करनी है। अब थ्योरम तो तुम लोगों के लिए नई चीज है, ठीक है। जब ये स्टार्ट करता है बेटे, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये बात अब आपको गिवन है। इफ देन से पहले तक जितना पार्ट है वो आपको गिवन है, यानी ये कह रहा है कि दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, ये आपके पास है। अब ऐसा होता है देन, अब यहां से शुरू करना है कि आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये बात अब आपको प्रूफ करके लानी है कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं वो बराबर होते हैं। और हमने पिछली क्लास में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ा था, एक मिनट बच्चों, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में ऐड कर दिया क्या आज का कॉन्सेप्ट, ओ चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, एंगल AOC और एंगल BOD। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि बराबर होते हैं। अब यही बात प्रूफ करनी कि इक्वल होते हैं, AOC और BOD, BOC और AOD, ठीक है। अब इन्हें आपको प्रूफ करना कि ये सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। चलो आज जो नोट्स जाएंगे उसमें प्रीवियस नोट्स भी रहेंगे, ठीक बच्चों, तो उसको मैनेज कर लेना। सर आप नोट्स का अपलोड करते हो? हाँ मिलता है कि नहीं सारे नोट्स, ये हैंड रिटन नोट्स आप देखते हो गूगल क्लासरूम पर? सर गूगल क्लासरूम पे आते हैं। नहीं चेक करते, चलो मैं बता देता हूँ, देखो पहले ये सब चीजें समझ लो। जितने भी ये रिटन नोट्स होते हैं ये सब आपको भेजे जाते हैं, देखो गूगल क्लासरूम पर होमवर्क और ये नोट्स और असाइनमेंट शेयर किए जाते हैं। देखो बच्चे, ये देखो यहाँ आ गए,
ये देखो क्लास नोट्स ऑफ 21/6/2021, बस आपको इसको सर क्लिक करना है और ये आपके नोट्स आ गए। फिर इनको रजिस्टर में लिख लो आप, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करो। ये देखो सारे रहते हैं, ठीक है, क्लियर बात। यस असाइनमेंट सेक्शन में ये देखो चैप्टर असाइनमेंट, एक मिनट बेटा, ठीक है रुद्र, समझ गए। यस सर ये सब असाइनमेंट रहेंगे, ओके। लेकिन रजिस्टर में जरूर लिखना है आपको खुद, कहीं ये आप लोग जो है उसको लिखो ना और सोचो कि पढ़े रहने तो गूगल क्लासरूम से ही पढ़ लेंगे, नहीं लिखना है सारा। सर मैं तो साथ के साथ लिख लेती हूँ। हाँ नहीं, वैसे समझने की, मैं भी लिखता हूँ साथ के साथ। बट वैसे समझने की कोशिश पहले ज्यादा किया करो। बाकी अगर आपकी हैबिट है कि आप लिख भी सकते हो समझ भी सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। बट मेरी आदत नहीं है, इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। सर क्योंकि अभी आप समझा रहे थे हम साथ के साथ लिख लेते हैं तो वो हमें भी समझ आता है। अच्छा ठीक है, वो अपनी अपनी हैबिट है बेटा पढ़ने की। अगर ऐसा है कि आपको साथ साथ लिखते हुए ही समझ में आ रहा है तो आप करो, और जिसको नहीं समझ में आ रहा तो ये इससे परेशान मत हो कि नोट्स नहीं मिलेंगे। वो अपना जा करके गूगल क्लासरूम पर फिर से नोट्स लो और फिर सारे आप उतार सकते हो, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमें प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं बराबर। ये आप पहली थ्योरम कर रहे हो ज्योमेट्री की, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आगे काम कैसे करना है, ठीक है ना। ये दो लाइंस हैं जो आपको एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए मिलेगी। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, स्पेस मिल जाएगा। तो ये अपने पास लाइन हो गई ए बी, ये लाइन हो गई आपके पास सी डी, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ, जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। फिर से मैं पढ़ता हूं, देखो कितना काम मैंने कर लिया। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, बस यहां तक आपने काम किया, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है कौन से। तो एक तो ये वर्टिकली पेयर बनेगा, सेम कलर का मतलब समझ जाओ, इन्हें कंपेयर करना है, ए ओ सी और बी ओ डी। और दूसरा वर्टिकली पेयर कौन सा बनेगा, ए ओ डी और बी ओ सी, ये दोनों होने चाहिए बराबर, ठीक है, क्लियर। अब हमें प्रेजेंट कैसे करना है, सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं बच्चों। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन का मतलब हमें क्या चीज गिवन है। अब यही पूरा उतार के नहीं लिख देना कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अब आपको अपने हिसाब से स्टेटमेंट देनी है। क्या लिखोगे, ए बी यानी लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। आपका ये गिवन हुआ, लाइन ए बी, लाइन लिखना चाहो तो वर्ड लाइन लिखो, अदरवाइज ए बी मीन्स इट इज अ लाइन। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ओके, ठीक है। फिर अगला होगा आपके पास टू प्रूव। अगला क्या होगा, टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, वो ये वाला पार्ट है टू प्रूव वाला। देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इस पे हमें काम करना है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं वो आपको प्रूफ करना है। तो टू प्रूव
एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। एक तो ये पेयर प्रूव करना है, AOC और BOD, पहला पार्ट है। दूसरा आपको प्रूव करना है AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ये पूरी स्टेटमेंट चलती है, गिवन टू प्रूव। इसके बाद तीसरी हेडिंग आती है कंस्ट्रक्शन की। और कंस्ट्रक्शन जब हम कुछ इसमें एडिशनल ड्रॉ करते हैं तो कंस्ट्रक्शन लगानी पड़ती है, नहीं तो वो हेडिंग नहीं लिखते। अभी मैं उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब क्वेश्चन आएगा तब हम उस पर डिस्कस करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन कर सकता है। ठीक है, अब तीसरी हेडिंग जो सब में रहे, ये मतलब ये 3 हेडिंग पक्का रहेंगी, गिवन टू प्रूव, नाउ प्रूफ। प्रूफ का मतलब है अब आप प्रोसेस करने चल रहे हो, इस बात को जस्टिफाई करने वाला, ट्रू करने वाला प्रोसेस करने चल रहे हो। ठीक है, ये होता है प्रूफ। प्रूफ का मतलब ये होता है। तो क्या क्या हो गया, गिवन, भाई क्वेश्चन में क्या बात है अपने पास जिसकी हम हेल्प लेंगे। टू प्रूफ, क्वेश्चन में क्या करना है। प्रूफ, क्या प्रोसेस आपने यूज किया इसको करने के लिए। ठीक है, तीनों बातें क्लियर। अब आते हैं, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे स्टैंड करती है तो जो 2 एडजेसेंट एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, उनका सम 180 डिग्री होता है। अब इस बात को हम समझते हैं। अगर हम क्या करें, ये पूरा पोर्शन हटा करके सोचें, देखना बच्चों, ये पूरा पोर्शन मैं हटा रहा हूं, इसको अपने दिमाग से हटा दो। ये देखो, तो क्या CD एक लाइन नहीं है जिसपे OA एक रे है, और इसकी वजह से 2 एडजेसेंट एंगल बन गए, DOA और COA। कौन कौन एग्री करता है, हैंड रेस करो। Yes, sir. AO is the common. करेक्ट, तो 2 एडजेसेंट एंगल बने। ऐसे जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन 2 adjacent angles so formed have sum 180 degree। और सिंपल सा वर्ड यूज करें तो these two angles are linear pair angle। लीनियर पेयर है ना, एक लाइन और एक रे अगर उस पर स्टैंड कर जाए तो कौन सा एंगल बनते हैं, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, ये देखो, लीनियर पेयर भी हमने पढ़ा था, तो वो लीनियर पेयर को ही एक्सियोम में शो कर रहा है। ये देखो, ये रहे लीनियर पेयर, इनका सम कितना है, एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री है बच्चों सम। तो लीनियर पेयर है, Yes, sir. तो इसीलिए इसको यस सर। हाँ, इसीलिए अब हम एक्सियोम का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ठीक है, तो चलो अप्लाई करते हैं, इसको हटाते हैं, दिमाग में फिट हो गई होगी बात अब तो अब हम बात करते हैं जी, एंगल प्लस करते हैं। एंगल COA प्लस एंगल DOA, COA प्लस एंगल DOA, कोई भी आप ले सकते थे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप ये रिजल्ट आपने लिख दिया तो इसका रीजन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रीजन नहीं लिखा तो आपके हाफ मार्क्स चले गए, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स, बिकॉज लीनियर पेयर। आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir, हाँ जी, सर हम पिछली क्लास में तो LP लिखा करते थे, तो इसमें भी सर आपकी आवाज नहीं। LP यस सर। वो टीचर शॉर्टकट में लिख देती है LP। LP का मतलब है लीनियर पेयर। हाँ जी सर, तो लिख सकते हैं ऐसे LP। मत लिखना, अब टीचर ने कहा होगा कि मैं लीनियर पेयर लिख दे रही हूँ, लेकिन अब मैं शॉर्टकट लिखूंगी, तुम लोग पेपर में लिख लेना। नो सर, मैम तो पूरा लिखती है। मैम कहती है मुझे नहीं पता कि CBSE में 9th 10th 11th 12th में ये वाला होगा। CBSE में क्या, सर मैम कहती कि पता नहीं 9th 10th 11th 12th में CBSE में ये वाला फॉर्मूला होगा या नहीं,
लीनियर पेयर को एलपी लिख सकते हैं। लीनियर पेयर को एलपी, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, खुद के शॉर्टकट है सबके, समझ गए? ये सब मतलब शॉर्टकट। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। अब टीचर ने ही चेक करना 9th में, तो लिख सकते हो आप एलपी, लेकिन वैसे नहीं लिखना चाहिए, ठीक है? तो कौन से हैं ये? लीनियर पेयर एंगल्स, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स। अब ये हो गया अपने पास रिजल्ट नंबर 1। भाई यहीं पे इसको रोक लो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक? अब ये जो प्रूविंग का पूरा सिस्टम है, ये हमें खुद सोचना पड़ता है कि हम प्रूव कैसे करें। देखो अभी मैंने क्या किया, ध्यान देना। अभी मैंने बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड किया, ठीक है? वर्टिकली अपोजिट प्रूफ करने में क्या करना होता है, मतलब ये हम कर चुके हैं, ये वाला काम कर चुके हैं। आपको क्या करना है, अब एक ऐसा पेयर लेना है जिसमें या तो ये कॉमन आए, ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल कॉमन आए। एक और सम आपको करना है, दोनों में से किसी तरफ जा सकते हो। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम इसे लाइन मान रहे हैं, ध्यान देना। ये इसको दिमाग से बाहर कर दो, ये वाली चीज ये हमने हटा दिया। अब अपनी लाइन है ए ओ बी, और उस पे कौन सी रे स्टैंड कर रही है? उस पे रे ओ सी स्टैंड कर रही है। तो क्या एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी 180 डिग्री होगा? कितने लोग एग्री हो, हैंड रेस करो। क्या सर? मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप देख रहे हो कि ए ओ बी इज अ लाइन एंड ओ सी इज अ रे। तो क्या एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी 180 डिग्री लिख सकते हैं? लीनियर पेयर है, यस सर। तो हैंड रेस करो जो जो कह रहा है कि हाँ ये बात सही है। मैं फिर इस तरह तो कहता हूँ, मैं तो दोबारा समझा दो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, ये एंगल तो सीख ही गए थे कि भाई इन दोनों का सम 180 हो गया। अब क्या करना है कि आपको एक ऐसा पेयर लेना है जिसमें इन दोनों में से कोई और एक कॉमन आता हो। तो मैं इसको और इसको ले रहा हूँ, ये पेयर और ये पेयर मैं ले रहा हूँ, ठीक है? आप चाहो तो इसे और इसे भी ले सकते हो, एक मिनट, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो लो जो दोनों में से कोई ना कोई कॉमन जरूर हो। अभी बताओ, समझ गए सारे? यस सर। लीनियर पेयर वाली बात क्लियर? अब अगला लीनियर पेयर हमने ले लिया, कौन सा? एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन? बिकॉज लीनियर पेयर। ये आ गया अपने पास रिजल्ट नंबर 2। अब एक बात पे ध्यान दो कि क्या इस प्रूफ में मुझे 180 डिग्री चाहिए? कहीं 180 डिग्री नहीं चाहिए। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है प्रूफ करने का कि जो नहीं चाहिए उसको रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए, वो कैसे हट जाए। अगर वो हट जाएगा तो आसानी से आप प्रूफ करते चले जाएंगे। एलिमिनेशन कंसेप्ट, एलिमिनेट करते जाओ जो नहीं चाहिए, अपने आप ज्योमेट्री का आंसर आ जाएगा। ज्योमेट्री बहुत आसान होती है, लेकिन सबको बहुत मुश्किल लगती है क्योंकि वो उसका बेसिक ही नहीं पकड़ पाते। जो आपको चाहिए बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। देखो मैं क्या चाहता हूं, ध्यान देना मैं कैसे सोचता हूं। कह रहा है एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ध्यान देना बच्चों, ये रहा आपका एंगल AOC या COA, एक ही बात है। और किसके बराबर होना चाहिए? ये BOD के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर चाहिए? BOD। तो ये तो कहीं दिख नहीं रहा कि BOD हो जाए, नहीं हो रहा। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला पार्ट तो हम नहीं कर पाएंगे, जरा अगला पार्ट सोचो। AOD वो ये रहा, यानी DOA किसके बराबर होना चाहिए? BOC, ये रहा BOC। ये दोनों बराबर होने चाहिए, इक्वल टू आने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल में आने चाहिए। तो इससे कैसे आप इक्वल ला सकते हो? आप देखो, अगर ये दोनों रिजल्ट 180 के बराबर हैं तो क्या दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते? ध्यान देना जरा मेरी बात पर।
from first expression and second expression, from first and second, what we get? Angle COA plus angle DOA is equal to angle AOC plus angle BOC. ध्यान दो, मुझे जो चाहिए मैं कर चुका हूं। एंगल AOD या DOA और BOC या COB दोनों आ गए, बीच में ये रहा इक्वल टू। आया कि नहीं आया? हाँ जी बच्चों, ठीक किया मैंने? किसको किसको समझ में आया कि कैसे सोचना है? गुड। हिमांशी, कोई डाउट? वेरी गुड, समझ गए। अब समस्या किसकी है? क्वेश्चन को प्रूफ करने में जो प्रॉब्लम पैदा कर रहा है वो ये कर रहा है, भाई ये मेरे को हटाना है, ये हटे तो समस्या खत्म हो। ठीक है, चलो जी देखते हैं कैसे हटेंगे ये। अब आप ध्यान दो, तो ये दोनों हैं बराबर। AOC बोलो या COA बोलो, एक ही बात है, दोनों एंगल बराबर हैं। अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो हम क्या करते हैं, एक को किसी भी साइड शिफ्ट कर देते हैं। DOA AOC प्लस BOC माइनस COA। अब जरा ध्यान दो, तो अगर ये दोनों एंगल बराबर, मान लो ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, तो 30 माइनस 30 कितना हो गया? 0। 0 तो सेम एंगल जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 0 ये कहानी हो गई खत्म AOC की, और हम हो गए सक्सेसफुल। DOA को लिख दो, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC बिकॉज AOC और COA आर इक्वल एंड एक वन इज प्लस एंड अदर इज माइनस, देयरफॉर 0। ये अपना पहला रिजल्ट आ गया प्रूफ। कितने लोग समझ गए? पहले मैं तुम लोगों को टाइम दे रहा हूं 15 सेकेंड्स, ध्यान से सोच लो। ये होती है थ्योरम। अब ज्योमेट्री को ऐसे आपको काम करना है। कितने लोग क्लियर हो गया? हैंड रेस करो। दीपांशु और हिमांशी, कोई डाउट है तो क्लियर करो। क्लियर, ओके। अब सेकंड पार्ट आओ। जो सेकंड पार्ट है बेटा, वो सेम प्रोसेस इस्तेमाल करेगा जो फर्स्ट है। अगर बिल्कुल भी कुछ चेंज ना हो, मतलब आप प्रोसेस क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, फिर इन दोनों को प्लस करोगे, मतलब एंगल AOC प्लस एंगल AOD, एंगल AOD प्लस एंगल BOC, मतलब ऐड करके उसको हटाएंगे। तो सेम प्रोसेस अगर इस्तेमाल हो तो आप उस रिजल्ट को लिख सकते हो सिमिलरली। सिमिलरली एंगल AOC is equal to एंगल BOD। एंगल AOC is equal to एंगल BOD। ठीक है, अगर टीचर कहते नहीं सिमिलरली नहीं करना, ठीक है, तो आप फिर से इसे प्रूव कर सकते हो। क्या चाहिए मुझे? AOC और BOD। तो मैं क्या करूंगा, एंगल AOC प्लस एंगल AOD। अब AOD हटाना है बेटे, एंगल AOD प्लस एंगल BOD। फिर आपका AOD दोनों तरफ से हट जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। बाकी सिमिलरली रिजल्ट यूज करना है। ठीक है, देखो फिर से एक बार पढ़ लो 12 सेकेंड्स। देखो ये बुक ने भी यूज किया हुआ, ध्यान दो। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। इसने दूसरा प्रूफ किया, हमने दूसरा प्रूफ किया, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट सिमिलरिटी टर्म आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जहां पर आपको ये बॉक्स दिख रहा है, देखो ब्लैक स्क्वायर दिख रहा है ना लास्ट में, तो ये थ्योरम पेपर में आ सकती है। इसके अलावा अगर जिसमें बॉक्स नहीं है तो वो थ्योरम पेपर के लिए नहीं है, पेपर में नहीं आएंगे, तो उनका प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं, उन्हें बस आपको समझना होगा। ठीक है,
कितने लोगों को क्लियर हो गई पूरी थ्योरम 6.1? और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है लिखने की, ठीक है, जो कि रीजनिंग तुम लोगों की कहीं ना छूटे। अब आओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 95। सबने बुक ओपन कर लिया? क्या कहता है? इन फिगर 6.9 लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। बिल्कुल दिमाग में ये बातें फिट करते जाओ कि जब लाइन कह रही है इंटरसेक्ट, तो ये 100% है कि यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर का इस्तेमाल होगा। पहले सोच लो कि क्या रिजल्ट यूज होंगे यहां पर, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट। आपको ऐसे ही सोचना है, तो कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो हमेशा रट्टाफिकेशन लगाओगे ज्योमेट्री में। क्या बोला उसने? लाइंस इंटरसेक्ट। अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो क्या क्या रिजल्ट दिमाग आते हैं? रिजल्ट कौन कौन से आते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, एक ये रिजल्ट आता है, एंड ऑल्सो लीनियर पेयर एंगल फॉर्म। अब देखो क्या क्या यूज करना है। इन फिगर 6.9 line PQ and RS intersect each other at point O. Line PQ and RS, अब इसमें फिगर गिवन है तो सेम बनानी है, ठीक है। लाइन PQ and RS intersect each other at point O. इंटरसेक्ट कर गया। फिर क्या कहता है? इफ एंगल POR, ध्यान देना बच्चों, इफ एंगल POR, ये रहा आपका POR, रेशो एंगल ROQ, अब तुरंत पकड़ लेना चाहिए कि क्या इन एंगल में कोई रिलेशनशिप है। एंगल POR और एंगल ROQ का रेशो 5:7 है। फाइंड अदर एंगल्स, कह रहे बाकी के एंगल बताओ क्या होंगे। तो अब सभी टेक्स्ट करो, इन दोनों एंगल में आपस में क्या रिलेशनशिप है ज्योमेट्रिकली? सर कौन से दो एंगल्स को दोबारा? एंगल POR और एंगल ROQ। सर ये लीनियर पेयर्स हैं। वेरी गुड, ये कौन सा एंगल है? लीनियर पेयर। तो ऐसे आपको प्रॉपर्टी याद रखनी चाहिए, जैसे याद हो जाएंगे फटाफट क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट प्रोसेस हमेशा यही फॉलो करो। गिवन, पहले लिख दो गिवन। सर हम रेशियो को प्लस कर दें। हाँ जी, अभी रेशियो को लेना कैसे भी समझा रहा हूं। गिवन है हमारे पास लाइंस PQ एंड RS intersect each other at O. Lines PQ and RS intersect each other at point O. और अगला गिवन कौन सा है? एंगल POR रेशो एंगल ROQ इज इक्वल टू 5:7। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गिवन है आपके पास। वो तो ज्योमेट्रिकल गिवन हो गए, हमें सोचने हैं। ये आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया POR रेशो ROQ 5:7। अब आपको क्योंकि फाइंड करना है, प्रूव नहीं करना, तो आप लिखोगे हमेशा टू फाइंड। क्या यूज करोगे? टू फाइंड। और प्रूव करना होगा तो टू प्रूव। टू फाइंड अदर एंगल्स। कौन कौन से एंगल चाहिए हमें? हमें सारे एंगल बताने हैं। एंगल POR, एंगल ROQ, एंगल QOS और एंगल POS। ये आपको करना है, ठीक है। अब यहां प्रूफ नहीं लिखा जाता, यहां सॉल्यूशन लिखा जाता है कि आप सॉल्यूशन कर कैसे रहे हो, सॉल्यूशन के प्रोसेस। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिकॉज एंगल POR रेशो एंगल ROQ is equal to 5:7, therefore let angle POR is equal to
5x and angle ROQ is equal to 7x. गलती से 5 और 7 मत ले लेना, क्योंकि रेशो का मतलब क्या हुआ कि वो 50 डिग्री 70 डिग्री भी हो सकता है ना, 10 डिग्री और 14 डिग्री भी हो सकता है। तो जब रेशो ब्रेक की जाती है तो वो हमेशा वेरिएबल में ब्रेक की जाती है। ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है कि कोई ना कोई वेरिएबल यूज करना चाहिए, चाहे x, चाहे y, चाहे p, चाहे q, कुछ भी। तो 5x और 7x आपके पास ये दोनों एंगल है। अब अगर मुझे x पता चल जाए, मान लो x निकल गया 10 डिग्री, तो बड़े आराम से POR और ROQ बता सकता हूँ, 50 डिग्री और 70 डिग्री। तो अगला काम है x निकालना। अब आपको ये देखना होगा कि क्या x की कोई एक्सप्रेशन में बना सकता हूं, तो मुझे ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा। मैं अगर इस फिगर को देखता हूं कि जो एंगल मुझे दिए गए POR और ROQ, ये तो लीनियर पेयर एंगल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन POQ पर आते हैं। ओके, तो क्या करेंगे हम, इन ट्राइंग, बिकॉज POQ इज अ लाइन, या डायरेक्ट लिख दो एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स, करेक्ट। दिस इंप्लाइज, अब POR की जगह POR की वैल्यू जो कि है 5x, ROQ की जगह ROQ की वैल्यू जो कि है 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x और 7 कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 12, 15 जा, ठीक है। तो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 15 डिग्री। अगर x आ गया अपने पास 15 डिग्री, तो व्हाट अबाउट एंगल POR, 5 इंटू 15 यानी 75 डिग्री। What about angle ROQ, 7 into 15 degree, it is 105 degree। POR मिल गया और ROQ मिल गया, आपने दो एंगल तो निकाल दिए, POR और ROQ। अब बचे बाकी के दो एंगल। जो आपका POR है वही तो आपका SOQ है, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल SOQ या QOS। एंगल POR इज इक्वल टू एंगल SOQ। एंगल POR, क्या रीजनिंग होगी, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हिमांशी, ये भी आपके टीचर ने लिख दिया होगा, BOP लिखा था, BOA, सॉरी BOA लिखते हैं इसको शॉर्टकट में। हाँ जी हिमांशी, ये टीचर ने लिखा था, लिख दो BOA या पूरा लिखती हैं। हिमांशी, मेरी आवाज जा रही है? तो लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कई जगह मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं तो लोग पूरा यू लिख देना, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दिस इंप्लाइज, अब आप POR तो निकाल चुके हो, कितना, 75, तो SOQ भी कितना हो गया, 75 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, अब ROQ को देखो जरा, एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल POS, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये रहा एंगल ROQ और ये रहा आपका POS। तो एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल POS बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल ROQ is equal to angle POS, reasoning, because vertically opposite angles. This implies
क्योंकि ROQ कितना है 105 डिग्री, तो एंगल POS भी कितना हो गया 105 डिग्री। तो आपने सारे एंगल निकाल दिए, POS आ गया, SOQ आ गया, ROQ आ गया और POR आ गया। 20 सेकेंड्स, ध्यान से देखो, पूरा एक एक चीज पढ़ो। यस हिमांशु, सर समझ आ गया। समझ आ गया, वेरी गुड। रुद्र क्लियर, शाम को भी क्लियर, दीपांशु को भी क्लियर, शाबाश, मतलब सबको ये चीजें आ चुकी हैं। ठीक, तो अभी बच्चों तुम लोगों का जो होमवर्क है, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस है, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। फिर मैं जब ये कर लोगे तब हम इस पर आएंगे। ठीक है, फर्स्ट 4 क्वेश्चन आप पहले कंप्लीट करो। ठीक है, अब अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, कल है ना वेडनेसडे, सॉरी मंडे, कल की क्लास में। यस सर। ठीक, तो कल के लिए ये होमवर्क, अभी मैं इसका लिंक नहीं भेजूंगा, आप लोग सॉल्व करके रखना, क्योंकि आपको लिंक जाएगा पूरी एक्सरसाइज का। ठीक है, ओके। बाय बाय बच्चों, बाय सर। बाय बेटा, बाय। बाय बच्चों।